लेट्स स्टार्ट। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ग्रेविटेशन, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 1 देखेंगे। तो आज हम जो एनसीईआरटी में से देखेंगे, हम टॉपिक कवर अप करेंगे। विल सी द इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमारे को एक ब्रीफ हिस्ट्री दे रखी है फ्रॉम द बिगनिंग के। दे हैव गिवन सम ऑब्जर्वेशंस फर्स्ट, कि हमारे को जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं regarding the gravitation, regarding the why the things falls on the planet, why you feel that whenever you go up you feel exhausted। तो ये सारी observations दे रखी हैं और फिर उसको लिंक किया हुआ है कि how the Galileo explained that why the things fall on the planet, and then they have gone into the motion of the planets। ठीक है, जो कि हमारा अराउंड 2000 years back से द थ्योरीज हैज़ बिन बिल्ड अप। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। विल सी अ बिट ऑफ द हिस्ट्री कि 2000 ईयर बैक में द फर्स्ट थिंग वाज टू स्टडी द मोशन ऑफ द प्लैनेट। फिर धीरे धीरे करके वी हैव रीच्ड अप टू दिस क्वेश्चन, व्हाई द थिंग्स फॉल ऑन द अर्थ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा स्टार्ट होता है मोशन ऑफ द प्लैनेट से। तो हम लोग यही देखेंगे इंट्रोडक्शन में, मोशन ऑफ द प्लैनेट। एंड इन द मोशन ऑफ द प्लैनेट वी विल बी हैविंग different initially they were the philosophers, then the physicists, that they have given their theories, और फिर slowly theory develop होती गई and later on जो last में आया था, that is given by Newton, and he has explained why the things fall on the earth। ठीक है, तो हम इंट्रोडक्शन में विल सी अ बिट ऑफ हिस्ट्री, और फिर हम देखेंगे द टूल्स विच हेल्प न्यूटन टू गो अप टू दिस पॉइंट, वाई द थिंग्स फॉल ऑन द प्लैनेट अर्थ। ठीक है, सो विल सी दोज लॉस, कि इन्हीं लॉस की हेल्प से न्यूटन्स could able to deduce these things, कि how and why the things fall on the planet, and one of these laws was the Kepler's laws। We are going to study these Kepler's laws, and in the Kepler's law it is directly linked with the central force, because one of the Kepler law is directly linked with the central force। तो हम लोग देखेंगे कि central force होती क्या है, what are the central force and how central force has been linked with the Kepler's laws। ठीक है, और फिर फाइनली हम देखेंगे हाउ न्यूटन्स यूज्ड दीज Kepler's लॉज एंड द ऑब्जर्वेशंस बाय गैलीलियो एंड ऑल दोज थिंग्स, एंड फाइनली कंक्लूडेड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, फिर हम देखेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता क्या है, फिर हम देखेंगे उसकी वेक्टर फॉर्म क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है इन द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और फाइनली हम लोग देखेंगे फॉर द एक्सटेंडेड बॉडी न्यूटन गेव द शेल थ्योरम, एंड वी आर गोइंग टू सी दैट। ठीक है, तो एक हम लोग कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं किस तरीके से हमारा चैप्टर बिल्डअप है। तो हमारा चैप्टर बिल्डअप है, हम लोग जो आज पढ़ेंगे, विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई द थिंग्स फॉल ऑन द अर्थ। सो the answer for that is universal law of gravitation। ठीक है, so first of all there is a difference between gravitation and the gravitation मतलब कि any two bodies which are having the ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो ग्रेविटी होती है उसमें एक बॉडी जो होती है वो अर्थ होती है। ठीक है, सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशन एंड द ग्रेविटी। तो हम लोग जो हमारा फाइनल सेंट्रल पॉइंट है, इस पॉइंट तक रीच करना है हम लोगों ने, व्हाई द थिंग्स फॉल ऑन द अर्थ। ठीक है, और दिस इज़ वॉट इज़ बीन एक्सप्लेन बाय द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, हम लोगों को इस पॉइंट तक पहुंचना है, बट इससे पहले भी हमारा क्या था कि यहाँ तक पहुंचने से पहले इट स्टार्टेड फ्रॉम द लॉन्ग टाइम, अराउंड 2000 ईयर्स बैक इट स्टार्टेड व्हेन द फर्स्ट फिलोसफर Ptolemy he has studied the motion of the planets and given the geocentric model of the planet motion। ठीक है, geocentric model क्या होता है कि हमारा अर्थ इज एट द सेंटर और उसके अराउंड मेरा सन घूम रहा है, सन एंड द अदर प्लैनेट्स आर रोटेटिंग अबाउट द अर्थ। तो अर्थ जो है मेरा सेंटर है। ठीक है, जो टोलेमी एंड एरिस्टोटल ने इस आइडिया को फिर फर्दर सब्सटैंशिएट किया था कि येस दिस जियोसेंट्रिक मॉडल इज़ राइट, एंड द जो ऑर्बिट्स हैं हमारे सन के और अदर प्लैनेट के अराउंड द अर्थ, दीज आर द सर्कुलर ऑर्बिट्स। ठीक है, तो ये जियोसेंट्रिक मॉडल हैज़ बिन प्रोपाउंडेड बाय Ptolemy and Aristotle। ठीक है, एंड देन अराउंड 400 AD के अराउंड 400 AD और 500 AD के, नॉट 400 AD, अराउंड 900 AD के अराउंड आर्यभट्टा थे, इंडियन फिलोसफर, इंडियन मैथमेटिशियन। इन्होंने जो कंक्लूड किया था कि नो आर प्लानिटरी मोशन, जो मोशन ऑफ द प्लानट है, इज़ नॉट जियोसेंट्रिक, इट इज़ द हीलियोसेंट्रिक मॉडल। ठीक है, इट इज़ टोटली डिफरेंट डिस्कवरी जो कि हमारी चल रही थी अभी तक की जियोसेंट्रिक की। ठीक है, बट इट वॉज नेवर बीन फर्दर स्टडीड, बट
before it's been studied like by Copernicus and Galileo, Mr. Aryabhatta has given this theory कि हमारा जो planet, हमारा जो system है, motion of the planet है, that is a heliocentric model, not the geocentric model. ठीक है. फिर उसके बाद around 400 years later आर्यभट्टा ने जब ये बताया था कि heliocentric model है, उससे 400 साल बाद Copernicus started propounded this theory कि our motion of the planet is heliocentric का मतलब है कि sun is at the center and the motion of the planet. So यहाँ पे क्या था, sun is at the center and the motion of the planet and the motion of the earth, ये earth हो गई, motion of the earth is in the circular orbit और sun is at the center. ठीक है. heliocentric में होता है मेरा sun center है, geocentric में मेरा earth center है. ठीक है. earth is at the center. ठीक है. तो we have come from geocentric model to heliocentric model, but ये model भी अभी accept नहीं हुआ था in the Europe. Copernicus was a Polish monk and he has propounded this idea of heliocentric model, but this model was not at all accepted by the religious model which was going on, the theocracy which was going on during that time. The church never accepted this model. heliocentric model को बिल्कुल accept नहीं किया था. ठीक है. Even the Galileo was a follower of Copernicus. He has also followed up the idea on the heliocentric model, and he also concluded through his telescope observations कि yes, it is a heliocentric model, but he also faced lot of friction from the church during that times. ठीक है. So they both faced lot of issues during the theocracy, the authority during that times, because they propounded, they have totally gone against the idea which was going on for the last 2000 years, which was been propounded by the Aristotle, which was considered as a key figure in terms of physics. So ये इस आइडिया को, जियोसेंट्रिक आइडिया को, they both challenge. ठीक है. कॉपर्निकस ने पहले चैलेंज किया and Galileo was followed the steps. ठीक है. Galileo, not only this, but Galileo also explained, Galileo has done a lot of experiments. He has built up the telescope to see, to observe the things differently. जो कि उस टाइम पे propounded things थी, उसके against through the telescope he has seen, that concluded him कि नहीं, जो चीज़ें चर्च बता रहा है वो चीज़ें सही नहीं है. That's what the Galileo got into in friction with the church. ठीक है. तो इसमें Galileo has done a lot of experiment like the inclined plane experiment. Through this he has explained कि with the acceleration, he has explained that everything is falling on the earth with some acceleration. So he has almost given the value of that acceleration also near to that 9.8 value also the Galileo has given through the experiment, through the inclined plane experiments. ठीक है. बट ही हैज़ नॉट गिवन द रीज़न, अभी तक रीज़न नहीं दिया था, बट ही हैज़ एक्सप्लेन कि येस, जो थिंग्स हैं, देर आर थिंग्स विच आर फॉलिंग ऑन द अर्थ. ठीक है. और वो बता दिया था कि किस एक्सेलरेशन से फॉल कर रही है, बट अभी तक वाई नहीं बताया था कि क्यों थिंग्स फॉल कर रही हैं. ठीक है. तो अभी तक ये नहीं पता लगा था. तो फिर टाइको ब्राहे हैज़ स्टडीड, हैज़ गॉट एन इंटरेस्ट इन द हीलियोसेंट्रिक मॉडल, एंड उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस बिल्डअप किए. ही स्टार्टेड डूइंग द ऑब्जर्वेशन एंड ही रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन, एंड जितनी भी ऑब्जर्वेशन करी थी, ही हैज़ डन थ्रू हिज नेकेड आई ओनली, एंड he has wrote down all those observations. So इन्हीं का ही जो स्टूडेंट था जोहानस कैपलर, एंड देन ही स्टडीड जो भी टाइको ब्राहे ने जो भी ऑब्जर्वेशन करी थी, ही स्टडीड ऑल दोज ऑब्जर्वेशन, एंड इट टुक हिम ऑलमोस्ट 20 years टू कम अप विद दीज 3 laws. ठीक है. आफ्टर 20 years विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ टाइको ब्राहे ही बिल्ड अप दीज 3 laws, जिसमें कि जो इंपॉर्टेंट लॉस थे कि हमारा जो मॉडल है दैट इज़ अ हीलियोसेंट्रिक मॉडल. ठीक है. सेकेंड है कि हमारे जो ऑर्बिट्स हैं दैट इज़ नॉट सर्कुलर. दो क्या होता है कि हमारे ऑर्बिट्स हैं इलिप्टिकल है. ठीक है. दीज आर नॉट द सर्कुलर, बट इलिप्टिकल में एक कंसेप्ट होता है हमारा एक्सेंट्रिसिटी, बट उनकी एक्सेंट्रिसिटी इतनी कम है कि वो लगते सर्कुलर ही हैं, बट एक्चुअली दीज ऑर्बिट्स आर इलिप्टिकल ऑर्बिट्स. ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट इट्स बीन टोल्ड बाय द वन ऑफ द लॉ ऑफ आर केपलर. सेकेंड लॉ फिर उसने बताया कि जो प्लैनेट्स हैं दे आर मूविंग इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, और जो एरिया स्वेप्ट इन टाइम है. ठीक है. एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट इन टाइम है. सपोज दिस दे आर मूविंग, सो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स है जिसका सेंटर एक फोकाई पे, हमारा एक इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में 2 फोकस होते हैं, उस पर एक फोकस पे मेरा सन है, और फिर जो प्लैनेट मूव कर रहा है एंड द एरिया इट इज़ स्वेप्टिंग. ठीक है. ये जो एरिया स्वेप्ट कर रहा है इन द टाइम, इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस एरियाज आर इक्वल. सो डेल्टा ए, तो एरिया इन डेल्टा टी टाइम पीरियड, इन इक्वल टाइम पीरियड दे आर स्वेप्टिंग द इक्वल एरिया. ठीक है. इस इन इक्वल टाइम इंटरवल और 5 सेकेंड में, इफ इट टेक जस्ट एन एग्जाम्पल, 5 सेकेंड में इट इज़ स्वेप्टिंग दिस मच एरिया, तो यहाँ पे भी इन 5 सेकेंड इट इज़ गोइंग टू स्वेप्ट दिस मच एरिया. तो ये डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इज सेम. सो दिस इज़ व्हाट इट्स बीन कंक्लूडेड बाय द केपलर लॉ. ठीक है. दैट्स अ सेकेंड लॉ ऑफ द केपलर, एंड दिस
दिस लॉ इज़ बिन डायरेक्टली लिंक्ड विद द सेंट्रल फोर्स, ठीक है. सेंट्रल फोर्स जो होती है हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ द सेंट्रल फोर्स, ठीक है. हम लोग देखेंगे अभी कि हाउ आर व्हाट आर द की कंडीशंस ऑफ आर सेंट्रल फोर्स. तो सेंट्रल फोर्स में जो दो चीज़ें होती हैं, फोर्स की हमेशा दो चीज़ें होती हैं, एक डायरेक्शन होती है, एक मैग्नीट्यूड. जो सेंट्रल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर और अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है. और या फिर उसका जो मैग्नीट्यूड होता है दैट शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड विद द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है. सो ये दोनों कंडीशन है. तो यहाँ पे जो एरियल जो सेंट्रल, बिकॉज आर ग्रेविटी इज़ अ सेंट्रल फोर्स, जिसकी वजह से एक आउटकम आता है. दिस इज़ वन ऑफ द आउटकम ऑफ दैट. हम देखेंगे हाउ दिस सेंट्रल फोर्स इज बी लिंक्ड विद आर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एंड थ्रू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वी आर रीचिंग दिस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इज कॉन्स्टेंट, ठीक है. दैट इज कॉन्स्टेंट. So we are going to see this thing. Then the third law that he is given is the time period square for any planet is directly proportional to the semi-major axis of your elliptical path. So these three laws we are going to study in the Kepler's that he has given, ठीक है. फिर इन्हीं तीनों लॉस की लॉस की हेल्प से द न्यूटन हैज़ the fable is there कि न्यूटन saw an apple falling. तो he also then concluded कि एप्पल को जिस तरीके से फॉल होते हुए देखा, then he has seen the motion of the moon, ठीक है. then he has started studying the motion of the moon with respect to earth. then he has seen what is the acceleration. then he has seen the moon and the earth का मॉडल इसने स्टडी किया. मून एंड अर्थ का मॉडल स्टडी करने के बाद he has concluded, he has seen कि जो मून की जो ग्रेविटी है, दैट इज़ मून पे जो ग्रेविटी है अर्थ की, दैट इज़ वेरी वेरी मच लेस देन द ग्रेविटी ऑन द सरफेस, ठीक है. फिर देन ही हैज़ कंक्लूडेड कि द ग्रेविटी इज़ बीन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है. देन वी आर गोइंग टू सी दिस कॉन्सेप्ट कि हाउ ही हैज़ रीच्ड अप टू दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है. तो इसके बाद फिर आफ्टर सीइंग दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम द मून एंड द अर्थ का जो एक मून एंड अर्थ का जो कॉन्सेप्ट देखा था न्यूटन ने कि ही हैज स्टडीड द मोशन ऑफ द मून विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, एंड ही हैज कंक्लूडेड द acceleration of he has find out the acceleration of the moon, ठीक है. through the help of that Kepler's laws he has found out the acceleration of moon. तो वो acceleration of moon जो आई थी that is quite less than g. then with this observation he concluded one of the principle of universal law कि जो acceleration है और जो force है that is inversely proportional to r square, ठीक है. हम लोग ये देखेंगे फिर. and then he concluded his universal law of gravitation कि why the things fall on the planet, ठीक है. after this observation and after seeing the multiple observation, then he has given this Newton's law of gravitation. so it cannot be like you cannot mathematically prove it, but through the observations he has given this conclusion कि yes this is the only way we can prove this thing, ठीक है. सो फिर हम देखेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो कि कहता है कि कोई भी दो बॉडीज़ हैं, दैट इज़ उनकी दोनों के बीच में जो फोर्स लगती है दैट इज़ राइटली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंसेस बिटवीन देम. देन विल स्टडी दिस यूनिवर्सल लॉ. इसका वेक्टर फॉर्म देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि देयर आर मल्टीपल सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस फॉर्म यूजुअली एग्जिस्ट फॉर द पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है. पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए करता है, बट वी विल एक्सटेंड इट फॉर द विल एक्सटेंड इट फॉर द एक्सटेंडेड बॉडीज ऑल्सो, ठीक है. वी विल सी हाउ वी कैन एक्सटेंड इट विद द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से करते हैं हम लोग, ठीक है. तो हम लोग देखेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. और फिर न्यूटन ने हैज़ गिवन द न्यूटन शेल थ्योरम एक दी थी फॉर द एक्सटेंडेड बॉडी. एक शेल जो होगी, एक वी आर गोइंग टू सी कि जो शेल होती है दिस इफ इट देयर इज अ स्फेरिकल शेल, तो उसके बाहर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है और अंदर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है. सो इन दिस अंदर और बाहर जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है उसके रिलेशन में शेल थ्योरम हैज़ बीन गिवन बाय द न्यूटन, ठीक है. तो आज का जो हमारा लेक्चर है इज बीन विद दिस कंसेप्ट दैट वी हैव स्टडीड इन ब्रीफ राइट नाउ, ठीक है. अब हम इन डिटेल्स इन सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं विद आवर एनसीईआरटी कॉन्टेक्स्ट. तो यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस बता रखी हैं कि वी हैव ऑलवेज बीन अवेयर देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ द मटेरियल टू फॉल टुवर्ड्स द अर्थ, ठीक है. एंड एनीथिंग दैट फॉल्स टू एनीथिंग जो भी हम चीज़ ऊपर फेंकते हैं दैट ऑलवेज फॉल टुवर्ड्स द अर्थ. हम लोग ऊपर जाते हैं, वी फील मोर टायरिंग देन गोइंग डाउन. रेन ड्रॉप्स आर ऑल्सो फॉलिंग फ्रॉम द क्लाउड. सो गैलीलियो हैज़ गिवन दैट ऑल द बॉडीज इररिस्पेक्टिव, कोई भी बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस दे आर एक्सेलेटेड टुवर्ड द अर्थ एंड विद अ कॉन्स्टेंट एक्सेलेशन. एंड दैट वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टेंट एक्सेलेशन ऑल्सो ही इज गिवन थ्रू द एक्सपेरिमेंट बाय थ्रू हिज rolling body and the inclined plane experiment he has given, ठीक है. So that was the observation he is given but before this Galileo's observation, इससे भी पहले जो हमारा मोशन
का स्टडी स्टार्ट हुआ था, दैट स्टार्टेड फ्रॉम द स्टडी द मोशन ऑफ द प्लैनेट, स्टडी ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्टार्स एंड प्लैनेट एंड देयर मोशन। तो सबसे पहले हमारा जो स्टडी स्टार्ट हुई थी दैट इज़ विद द स्टडी ऑफ स्टार एंड द प्लैनेट्स, ठीक है। तो दैट स्टार्टेड ऑलमोस्ट अराउंड 2000 ईयर्स बैक। तो सबसे पहला मॉडल जो दिया गया था टोलेमी ने दिया था, दैट इज़ हमारी जो प्लैनेटरी बॉडीज़ हैं दे आर फॉलोइंग द जियोसेंट्रिक मॉडल, जिसका मतलब है कि मेरी अर्थ सेंटर पे है और चारों तरफ मेरे सन एंड अदर प्लैनेट्स हैज़ बीन रिवॉल्विंग अराउंड इन द सर्कुलर ऑर्बिट्स, ठीक है। तो अर्थ इज एट द सेंटर, दैट इज व्हाट द जियोसेंट्रिक मॉडल सेड। सो इन विच द स्टार, सन एंड द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, ठीक है, एंड दे आर मोशन इन ए सर्कल, ठीक है। तो ये दो चीज़ें थी मेरा जियोसेंट्रिक मॉडल में, विच इज़ बीन प्रोपाउंडेड बाय द टोलेमी एंड इट इज़ बीन सब्सटेंशिएटेड बाय द, इट इज़ फर्दर बीन corroborated by the एरिस्टोटल, ठीक है। नाउ देन डिस्क्राइब, सो यहाँ पे ये बताया था कि जो भी बॉडीज़ हैं, सो ऑल द प्लैनेट्स दे हैव बीन रिवॉल्विंग अराउंड वन सेंट्रल बॉडी एंड दिस सेंट्रल बॉडी, ठीक है, दिस सेंट्रल बॉडी इज़ ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड सम बिग बॉडी, ठीक है। दिस सेंट्रल बॉडी इज़ ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड दिस बिग बॉडी, और इसके अराउंड ये जो प्लैनेट्स हैं, दीज प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड दिस बॉडी, इस बॉडी के अराउंड प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, और ये वाली बॉडी जो सेंट्रल बॉडी है दैट इज़ ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड सम अदर बॉडी। सो दैट वॉज गिवन बाय द टोलेमी, बट बिफोर दैट एन इंडियन एस्ट्रोनॉमर 400 ईयर्स लेटर ए मोर एलिगेंट मॉडल हैज़ बीन गिवन विच इज़ कॉल्ड द हीलियोसेंट्रिक मॉडल, which जो कि अभी तक फॉलो अप होता है, which is the correct model, heliocentric model, and it was given by Aryabhatta, and sorry, I've told you it's 9th century AD, but it is 5th century AD, ना। So introduction में I've given 9th century, but it is 5th century AD. Aryabhatta has given the heliocentric model in 5th century AD, ठीक है। उसके बाद 1000 ईयर लेटर के बाद निकोलस कोपरनिकस ने जो मॉडल को, यही सेम मॉडल को प्रोपाउंड किया था कि जो हमारा जो प्लैनेटरी मोशन है दैट इज़ heliocentric, not the geocentric, and the planets are moving in the circle around the fixed suns, ठीक है। So but he got discredited by the church, as I've told you. Copernicus and Galileo faced a huge problem with the church with their model, because that is against the propound theories during that time, which has been also been supported by the church, जो कि geocentric model था, ठीक है। सेम टाइम जो गैलीलियो वाला टाइम था, उसी टाइम पे टाइको ब्राहे जो थे, ही इज़ फ्रॉम द डेनमार्क एंड ही हैज़ रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द प्लैनेट एंड हिज डेटा हैज़ बीन कंपाइल्ड एंड एनालाइज्ड बाय हिज असिस्टेंट जोहानस केपलर, ठीक है। एंड with his data he has given the 3 elegant laws which are called the Kepler laws, and in laws से ही न्यूटन ने has made the giant scientific leap which is called the universal law of gravitation, ठीक है। तो that's how the history has been followed from geocentric to heliocentric, and heliocentric में भी circular था पहले, फिर heliocentric circular से then the Kepler has given the a refined model of the planetary motion, and उस refined model को Newton further has given into a mathematical framework. अभी तक सारा बस एक it is not a mathematical framework, but Newton has compiled all of them into the mathematical framework which is through the universal law of gravitation, ठीक है। अब देखते हैं केपलर ने क्या क्या लॉज दिए थे हमारे। तो केपलर का जो फर्स्ट लॉ था दैट इज़ लॉ ऑफ ऑर्बिट, कि हमारी जितनी भी प्लैनेट्स हैं दे आर मूविंग अराउंड द सन इन द इलेप्टिकल पाथ, ठीक है। तो सन के अराउंड मूव करती हैं और सन होता है एक फोकाई पे। तो बेसिकली हमारा जो सर्कल होता है, सर्कल से ही बिल्डअप होते हैं हमारे जितने भी ये एलिप्स होते हैं, पैराबोला होता है। तो बेसिकली सर्कल जो होता है ना, इसका जो सेंटर होता है, आप ये समझ लो सेंटर को मैंने सेपरेट कर दिया, ठीक है। इसके सेंटर को जितना मैं सेपरेट करता जाऊँगा उतना उसका इस चीज़ को बोलते हैं एसेंट्रिसिटी बढ़ती जाएगी। तो मेरा सेंटर अगर दोनों बराबर हैं तो वी कॉल इट अ फोकाई, ठीक है। यहाँ पे दोनों फोकाई मेरे सेम पे, अब ये मेरे जो फोकाई हैं, अगर मैं सेपरेट करता जाऊँगा तो ये ऐसे सेपरेट होते जाएंगे, ठीक है। और मैं जितना इसको सेपरेट करता जाऊँगा उतनी मेरी एसेंट्रिसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये जो मेरा सेंटर है, अगर इन दोनों सेंटर को मैं जो एक ही जगह पे हो जाए तो विच इज़ कॉल्ड अ सर्कल, इसको बोला जाता है सर्कल, जहाँ पे मेरा एसेंट्रिसिटी 0 हो जाती है। और जैसे जैसे मैं ये सेंटर जो है इसको मैं दूर दूर करता जा रहा हूँ, ये सेंटर को मैं सेपरेट करता जा रहा हूँ, ठीक है। और अगर मेरे सेंटर बिल्कुल पास है, इफ़ माई सेंटर इज़ बिल्कुल नियर बाय, तो इसकी एसेंट्रिसिटी इज़ वेरी लो, ठीक है। और जितना मैं दूर मेरे सेंटर जाते जा रहे हैं, फोकाई जाते जा रहे हैं, इसकी एसेंट्रिसिटी इज़ हाई, ठीक है। इसकी एसेंट्रिसिटी इज़ हाई। तो ये जो मेरे यहाँ पे कहना चाह रहा है कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं दे आर ऑर्बिटिंग अराउंड द सन, ठीक है। और सन जो है एक फोकाई पे बैठा हुआ है। तो मेरे 2 फोकाई हैं 1 and 2, ठीक है। एक फोकाई पे सन बैठा रहता है एंड द प्लैनेट्स इज बिन रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ठीक है। और जो एक एलिप्स की प्रॉपर्टी होती है, एलिप्स में क्या होता है, जो आप लोकस जो होता है फिलिप्स का, वो क्या होता है आपका, ये वाला पॉइंट होगा, दैट पॉइंट इज, इसके मैंने बताया एलिप्स के 2 फोकाई होते हैं, तो ये वाला जो पॉइंट होगा इन दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। सेम वे अगर मैं कोई ये वाला पॉइंट लूँगा तो इन दोनों का डिस्टेंस विद
2 फोकाई आर सेम, ये वाला पॉइंट लूँगा तो इन दोनों का डिस्टेंस विद द 2 फोकाई आर सेम. सो दैट इज़ हाउ द एलिप्स इज बीन फॉर्म्ड. सो एलिप्स इज नथिंग बट कि आप सेंटर सेपरेट कर दो, जितना आप सेंटर सेपरेट करते जाओगे उतना ही आपका वो जो है मोर एंड मोर इलिप्टिकल होता जाएगा. ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट होता है, जो सबसे पास वाला पॉइंट होता है, उसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेरिलियन, जो कि हमारा सन के पास वाला होता है, और जो सन से दूर होता है इसको बोलते हैं एपेलियन. ठीक है, तो P इज़ कॉल्ड द पेरिलियन एंड A इज़ कॉल्ड द एपेलियन. ठीक है, और ये जो डिस्टेंस होता है इट इज़ कॉल्ड द सेमी मेजर एक्सिस विच इज़ 2A, और ये जो डिस्टेंस होता है विच यू कॉल द 2B विच इज़ द सेमी माइनर एक्सिस. इसको माइनर एक्सिस बोलते हैं, इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं. और ये तो मेरे फोकाई हो गए. ठीक है, एलिप्स के, ये दीज टू आर द फोकाई ऑफ द एलिप्स. ठीक है, और जितना ये दूर हैं, जितने ये फोकाई मेरे दूर होते रहेंगे उतना मेरी एसेंट्रिसिटी बढ़ती जाएगी, और ये दोनों पास आके मेरे सेंटर पे आ जाएंगे. ठीक है, देन आई कैन से इट इज़ माई सर्कल. ठीक है, तो हम इस एग्जांपल में देखते हैं. तो यहाँ पे एसेंट्रिसिटी 0 है, मेरा जो B और A दोनों सेम है ना, ये दिस इज माई B एंड दिस इज़ माई A, ये दोनों सेम है मेरे. यहाँ पे मेरा A बढ़ता जा रहा है, माई A इज़ इंक्रीजिंग एंड माई B इज़ डिक्रीजिंग. तो इसका मतलब मेरी एसेंट्रिसिटी बढ़ती जा रही है. आप ये देखो, ये थोड़े थोड़े दूर हुए, एसेंट्रिसिटी बढ़ गई, ये और दूर हो गए, एसेंट्रिसिटी बढ़ गई, बिल्कुल दूर दूर हो गए, एसेंट्रिसिटी और बढ़ गई. ठीक है, सो दिस इज शोइंग माई एसेंट्रिसिटी. जितना मेरा सर्कल से दूर दूर होता जाता है मेरे ये दोनों फोकाई, माई एसेंट्रिसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. ठीक है, सो पहला था मेरा कि जितने भी मेरे प्लैनेट्स हैं दे आर मूविंग इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट्स अराउंड द सन विद द सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाई. सन एक फोकाई पे बैठा हुआ है एंड ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन दिस. और जो क्लोजेस्ट होता है इसको पेरिलियन बोलते हैं, जो फारदेस्ट होता है इसको एपेलियन बोलते हैं. इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को जो होता है इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस, और इसको बोलते हैं इसको फुल डिस्टेंस को मेजर एक्सिस बोलते हैं, और इसका जो हाफ डिस्टेंस है ये वाला इसको सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं. सेम वे इसको माइनर एक्सिस बोलते हैं, और इसका हाफ डिस्टेंस जो होगा यहाँ से यहाँ तक का इसको सेमी माइनर एक्सिस बोला जाता है. ठीक है, और हमने एक्सेंट्रिसिटी देख ली. सो दिस मॉडल वाज अ डेविएशन फ्रॉम द कोपर्निकन मॉडल. कोपर्निकस ने क्या बोला था, इट इज़ अ सर्कुलर ऑर्बिट्स, बट नाउ द केपलर हैज़ शोन इट द ऑर्बिट्स आर इन इलिप्टिकल शेप. ठीक है, राइट. अब here they have shown कि how you can make the ellipse. ठीक है, they have shown it how to make the ellipse. तो यहाँ पे the sum of the distance, जो basically जो मेरा फंडामेंटल होता है ellipse का, the sum of the distances from the two foci is constant. ठीक है, किसी भी पॉइंट पे आप लोगे, यहाँ पे sum of the distances, ये डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस इज कांस्टेंट, इसका ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, दीज आर कांस्टेंट फॉर एवरी पॉइंट ऑन द एलिप्स. सो दैट इज व्हाट द लोकाई ऑफ द एलिप्स. ठीक है, नाउ फॉर अ सर्कल टू फोकाई मर्ज, जैसे कि हमने बताया सर्कल में क्या होता है, हमारे दोनों फोकाई मर्ज हो जाते हैं. मेरे दो सेपरेट फोकाई रखे हैं, दोनों मर्ज हो चुके हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल द सर्कल. एंड द सेमी मेजर एक्सिस बिकम द रेडियस ऑफ द सर्कल. ठीक है, हमारा जो ये होता है सेमी मेजर एक्सिस, जो कि हमारा इसमें एलिप्स में ये होता है. सो जैसे जैसे ये पास आता रहेगा, इसकी सेंट्रिसिटी मेरा सेंटर पे हो जाएगा. सो वी कॉल इट अ सेमी मेजर एक्सिस एज अ रेडियस ऑफ द सर्कल. ठीक है, सो ये हमारा लॉ ऑफ ऑर्बिट साहब. दूसरा होता है हमारा लॉ ऑफ एरिया. लॉ ऑफ एरिया में क्या कहता है मेरा कि द लाइन दैट जॉइन एनी प्लैनेट विद द सन, तो ये जो लाइन है दैट इज जॉइनिंग एनी प्लैनेट विद द सन, ये जो एरिया कवर करेगी इन द टाइम इंटरवल, इन डेल्टा टाइम इंटरवल, तो ये सेम एरिया, दैट एरिया विल बी सेम the line that joins any planet to the sun sweeps equal area and equal time interval. ठीक है, तो इसका मतलब है कि जितने टाइम इंटरवल में ये इतना एरिया कवर अप करेगा, सेम टाइम इंटरवल में इट हैज़ टू कवर अप दिस एरिया. तो दैट मीन्स यहाँ पे ये फास्ट स्पीड से मूव करेगा, तभी तो ज़्यादा एरिया कवर करेगा ना. सो सपोज यहाँ पे टाइम इंटरवल आप ले लो 5 सेकेंड. ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो इट हैज़ टू मूव वेरी स्लोली टू स्वेप्ट दिस एरिया. बट यहाँ पे 5 सेकेंड में इट हैज़ टू मूव वेरी फास्ट टू स्वेप्ट बिग अमाउंट ऑफ एरिया. तो यहाँ पे ये जो होता है, प्लैनेट्स अपीयर टू मूव स्लोअर व्हेन दे आर फार्दर बिकॉज ऑफ दिस रिजल्ट के लॉ ऑफ एरियाज के. यहाँ पे मेरा लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज़ कांस्टेंट. ठीक है, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज़ कांस्टेंट. तो यहाँ पे डेल्टा ए जो आपका स्वेप्ट हो रहा है एरिया इन द टाइम इंटरवल, और जितना यहाँ पे डेल्टा ए स्वेप्ट हो रहा है इन द टाइम इंटरवल, दैट इज सेम. ठीक है, ये दैट इज़ माई लॉ ऑफ एरिया. ठीक है, और जो थर्ड लॉ था मेरा, दैट इज स्क्वायर ऑफ एनी टाइम पीरियड. जो मेरा टाइम पीरियड ऑफ माई रिवॉल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट था, इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस. सो टाइम पीरियड जो आएगा, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ माई सेमी मेजर एक्सिस. ठीक है, तो ए क्यूब. ठीक है, क्यूब ऑफ माई सेमी मेजर एक्सिस. सो दैट इज़ माई थर्ड लॉ. ठीक है, सो ये तीन मेरे लॉ थे, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ एरिया जो कि मेरा बताता है एरिया स्वेप्ट सेम होगा, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज सेम. ठीक है, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज सेम, और जो कि बिकॉज ऑफ दिस मेरे को जो फार्दर जो प्लैनेट होता है दैट मूव स्लोली, और जो क्लोजेस्ट प्लैनेट होता है दैट मूव फास्ट, सो दैट इट कुड एबल टू कवर द सेम स्वेप्ट इन द सेम एरिया, सेम टाइम इंटरवल. ठीक है,
सो दैट इज़ माई लॉ ऑफ प्लैनेट. और थर्ड लॉ था मेरा लॉ ऑफ पीरियड विच सेज कि टाइम पीरियड ऑफ माई रिवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माई क्यूब ऑफ माई सेमी मेजर एक्सिस. ठीक है, तो दीज थ्री आर माई केपलर लॉस. अब क्या है, यहाँ पे टेबल दे रखी है विच इज़ शोइंग द टाइम पीरियड एंड here it is showing the time period and the semi major axis of our planets. और जो कि मैं देखूँ इन सब का जो क्वेश्चन आएगा, so if we take t square divided by a cube that comes out to be same for each and everyone. ठीक है, that comes out to be same for each and everyone. So that means ये जो लॉ है मेरा t square is directly proportional to a cube. It's valid because हमने सारे planets पे देखा हमारा t square divided by a cube comes out to be almost same for each and everyone. तो t अगर मैं करूँ t square divided by a square is constant. ठीक है, so you will get all the answer near to the 3. ठीक है, this is for all our planets, right? Now अब हम देखते हैं हमारा जो लॉ ऑफ एरिया, ये वाला जो लॉ है मेरा, दिस लॉ ऑफ एरिया डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, इट इज़ नथिंग बट द आउटकम ऑफ आवर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, इट इज़ जस्ट द आउटकम ऑफ आवर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. अब हम देखते हैं वो कैसे है. उससे पहले वी आर गोइंग टू स्टडी द सेंट्रल फोर्सेस. हमारी सेंट्रल फोर्सेस क्या होती हैं, बिकॉज सेंट्रल फोर्स हम लोग समझेंगे, इसी से हमारे को पता लगेगा कि बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रल फोर्स मेरी टॉर्क जीरो होती है. सेंट्रल फोर्सेस में टॉर्क जीरो हो जाती है, तो जिसकी वजह से मेरी एंगुलर मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड. एंगुलर मोमेंटम मेरी कंजर्व्ड आ जाती है, तो आई कैन से माई डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज़ माई कांस्टेंट. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फॉलो करेंगे. पहले हम समझेंगे सेंट्रल फोर्सेस क्या है, फिर सेंट्रल फोर्सेस जो होती हैं उसकी डेफिनेशन से हमें पता लगेगा कि टॉर्क जो होता है सेंट्रल फोर्सेस का, दे आर जीरो. और टॉर्क जीरो हो जाता है तो हमारे को पता है जो हमारा डी एल बाई डी टी होता है दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू टॉर्क एक्सटर्नल. अगर टॉर्क जीरो हो गया मेरा तो डी एल बाई डी टी इज़ जीरो, तो दैट मीन्स एल इज़ कंजर्व. ठीक है, एल इज़ कंजर्व. अगर मेरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो देन हमारा जो मैथमेटिकल रिलेशन आता है डी ए बाई डेल्टा टी का, दैट इज़ नथिंग बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल. ठीक है, जब एल कांस्टेंट है तो मेरा डी ए बाई डी टी भी कांस्टेंट आ जाता है. ठीक है, उससे पहले हम देखते हैं सेंट्रल फोर्सेस होती क्या है. ठीक है, सो सेंट्रल फोर्सेस मेरी दो प्रॉपर्टी होती है मेरी सेंट्रल फोर्सेस की मेन, कि पहली जो होती है मेरी कि सेंट्रल फोर्सेस की मेरी दो मेजर प्रॉपर्टी होती हैं. तो पहली प्रॉपर्टी होती है कि इट इज़ ऑलवेज टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द फिक्स पॉइंट. ठीक है, तो इसकी जो डायरेक्शन है, सो इफ़ यू टेक दिस वन कि ये मेरी इफ़ दिस इज़ माई सन, ठीक है, एंड दिस इज द प्लैनेट्स विच इज़ दिस अ प्लैनेट विच इज़ रिवॉल्विंग. तो एट दिस पॉइंट अगर मैं इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स देखूंगा, अभी हमने पढ़ा नहीं है ग्रेविटेशनल फोर्स, बट जो फोर्स होगी दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर. ठीक है, हेयर ऑल्सो द फोर्स इज टुवर्ड द सेंटर, हेयर ऑल्सो द फोर्स इज टुवर्ड द सेंटर. ठीक है, तो सेंट्रल फोर्सेज जो होती है ना, दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर और अवे फ्रॉम द सेंटर. ठीक है, या तो ये टुवर्ड्स द सेंटर होगी या अवे फ्रॉम द सेंटर. सो दैट इज माई फर्स्ट कंडीशन. जो डायरेक्शन की होती है, डायरेक्शन रिलेटेड जो सेंट्रल फोर्सेज होती है, दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर और अवे फ्रॉम द सेंटर. और जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू, that is also somehow related with the function of the distance between that central point. ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा जो फोर्स होती है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है. तो दैट इज़ ऑल्सो फॉलोइंग आर सेंट्रल लॉ. सेंट्रल फोर्स का जो लॉ है हमारा उसको फॉलो कर रही है कि हमारी सेंट्रल फोर्स जो होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ ऑलवेज डायरेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर. ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर पे डायरेक्ट करेगी या अवे फ्रॉम द सेंटर. दूसरा जो होगा, जो फोर्स होगी ये वाली ना, दैट इज समहाउ रिलेटेड विद दिस डिस्टेंस, और हमें पता है हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है, एंड दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर. ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो मेरी फोर्स है दिस इज टुवर्ड्स द सेंटर. अगर मैं अब इस सेंटर के अबाउट इफ आई हैव टू फाइंड आउट द टॉर्क ऑफ दिस फोर्स, तो टॉर्क क्या होती है मेरी, आर क्रॉस एफ होती है मेरी. ठीक है, दैट इज़ माई टॉर्क. अब यहाँ पे जो आर है दैट आर इज़ जीरो ना, जो भी मेरी सेंट्रल फोर्स होगी अगर वो इस पॉइंट के अबाउट अगर मेरे को टॉर्क निकालनी है तो यार आर इज़ जीरो आ रहा है. ठीक है, टॉर्क मेरे को जीरो करने के लिए दो चीज़ें जीरो करनी पड़ती है, या तो मेरा फोर्स जीरो हो जाए या जो मेरा आर है जीरो हो जाए. अब यहाँ पे मेरा फोर्स तो जीरो नहीं है, आई एम हैविंग द फोर्स की वैल्यूज़ हैं सारी. ठीक है, इन सारी फोर्स की वैल्यू है, बट मेरा यहाँ पे क्या है ना, आर जीरो है. आर क्यों जीरो है, बिकॉज इट इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर ओनली. इट ऑल एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम जो मेरी फोर्स होगी दैट इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर ओनली. तो यहाँ पे जो आर रहेगा दैट इज़ जीरो. ठीक है, ये आर जीरो हो गया तो मेरा टॉर्क जीरो हो गया. टॉर्क इज़ माई आर क्रॉस एफ. ठीक है, आर जीरो हो गया तो माई टॉर्क इज़ जीरो. अब टॉर्क जीरो हो गया और मेरा टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज़ नथिंग बट योर डी एल बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेरा टॉर्क जीरो है, टॉर्क मेरा जीरो है, तो माई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी जीरो होगा. दैट मीन्स माई एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व.
ठीक है, मेरी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। सो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, तो हमने देखा, हमने फ्लो किस तरीके से हुआ, हमने पहले समझा सेंट्रल फोर्सेस क्या है, डायरेक्शन उसकी टुवर्ड्स द सेंटर और अवे फ्रॉम द सेंटर, एंड द मैग्नीट्यूड शुड समहाउ बी रिलेटेड विद सम, उसका जो डिस्टेंस है उससे रिलेट होना चाहिए, ठीक है। फिर हमने देखा जो हमारी सेंट्रल फोर्स, जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट इज आवर सेंट्रल फोर्स, और कोई भी अगर फोर्स है, अगर दैट इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर, जिसके अबाउट मेरे को टॉर्क निकालना है, इफ इट्स पासिंग थ्रू दैट, सो जितनी भी सेंट्रल फोर्सेस होती हैं दैट इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर, तो सेंटर के अबाउट अगर मेरे को टॉर्क निकालना है उस फोर्स का, दैट विल बी जीरो, ठीक है। यहाँ पे मेरा टॉर्क जीरो आ गया, सो आर क्रॉस एफ इज जीरो, जिसकी वजह से मेरा डेल्टा एल बाय डेल्टा एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, ठीक है। यहाँ पे मेरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व आ गया। अब एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन से ना मेरे दो चीज़ें निकलती हैं, ठीक है। इफ माई एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आर क्रॉस पी, ठीक है। अब आर क्रॉस पी जो है मेरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व का मतलब है इसकी डायरेक्शन भी नहीं चेंज हो रही है, डायरेक्शन इज ऑल्सो नॉट चेंज, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो नॉट चेंज, मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो नॉट चेंज। तो दैट मीन्स मेरा जो आर क्रॉस बी है दैट शुड बी इन द सेम प्लेन, ठीक है। जो भी मेरी मोशन होगा, ऑल द मोशन विच इज़ हैपनिंग शुड बी इन द सेम प्लेन। अगर यहाँ पे जरा सा भी इनमें प्लेन, जरा सा भी मेरा वेलोसिटी का प्लेन चेंज हो गया, दैट मीन्स मेरा एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू गिव मी द दैट इज़ वायलेट द प्रिंसिपल कि मेरी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो आउटकम निकलता है मेरा इसका कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का, कि मेरा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, दैट मीन्स जिस प्लेन में, तो दैट मीन्स मेरा जो मोशन हो रहा है दैट इज़ इन द प्लेन, ठीक है। सो माई मोशन इज ऑलवेज हैपनिंग इन द प्लेन। तो जो भी मेरा, बिकॉज माई ग्रेविटी इज माई सेंट्रल फोर्स, तो जो भी मेरा जैसे सन है एंड द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग, सो दे आर इन द प्लेन, ठीक है, दे आर इन द प्लेन, द मोशन इज ऑलवेज इन द प्लेन, क्योंकि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी देखूंगा दिस, आर इज दिस, ठीक है। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम आएगा दैट इज इनसाइड द प्लेन, ये, ठीक है। तो हर पॉइंट पे मेरी डायरेक्शन ऑफ माय एंगुलर मोमेंटम शुड बी सेम। तो इसका मतलब v और मेरा जो r होगा, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट शुड ऑलवेज बी इन द सेम। तो दैट मीन्स ये दोनों हमेशा ऑलवेज इन प्लेन, ठीक है। जो मेरा r एंड v should always be in plane, so I can say the motion is always in plane, r and v is always in plane, so the motion is always in plane, ठीक है। तो मेरा आउटकम क्या निकल के आया यहाँ से, मोशन अंडर सेंटर फोर्स द एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, जिसकी वजह से दो चीज़ें होंगी कि मोशन ऑफ माई पार्टिकल अंडर द सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज कन्फाइंड टू द प्लेन, ठीक है। सो मोशन ऑफ ए पार्टिकल अंडर द सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज कन्फाइंड टू द प्लेन, और जो दूसरा निकलेगा मेरी, आई विल बी हैविंग द कांस्टेंट एरियल वेलोसिटी, ठीक है, आई विल बी ऑलवेज हैविंग द कांस्टेंट एरियल वेलोसिटी। अब देखते हैं कांस्टेंट एरियल वेलोसिटी क्यों होगी, विल सी इट इन दिस एग्जाम्पल। सो बेसिकली मेरा इफ़ आई हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल किस तरीके से निकालते हैं, अगर ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, तो इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल किस तरीके से निकालते हैं, 1/2 मॉड ए क्रॉस बी, ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। सो दिस इज माई एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट। सो अगर मेरे को इफ़ आई हैव टू फाइंड आउट द नाउ एरिया, ये यहाँ पे वी विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो नाउ यहाँ पे आते हैं हम। सो द सेंट्रल फोर्स इज सच दैट द फोर्स ऑफ द प्लैनेट इज ऑलवेज अलॉन्ग द वेक्टर जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट, ठीक है। नाउ अगर यहाँ पे मैंने डेल्टा ए निकालना है, डेल्टा ए इज नथिंग बट 1/2 आर क्रॉस डेल्टा वी, यहाँ पे फिगर कौन सी है, ये वाली, ठीक है, ये वाली देखते हैं। सो दिस इज माई आर एंड दिस माई वी। तो अगर मेरे को इसका एरिया निकालना है, इफ आई हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, ठीक है, इसका एरिया निकालना है, ये मेरा एक वेक्टर ये हो गया, दूसरा एक वेक्टर ये है मेरा, और दूसरा वेक्टर ये है, तो आई कैन राइट इट डाउन 1/2 आर क्रॉस वी, ठीक है, ये लिख सकता हूँ मैं, दैट इज़ माई एरिया, ठीक है। नाउ 1/2 आर क्रॉस वी आपने लिख दिया, अब इसको आप, दैट इज़ योर एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2, अब इसको यू जस्ट डू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एम, ठीक है। तो ये कितना हो गया, आर क्रॉस वी इंटू एम, ठीक है। अब यहाँ पे एम इंटू वी कितना हो जाएगा आपका, आर क्रॉस पी, ठीक है, आर क्रॉस पी हो गया 1/2। अभी आर क्रॉस पी क्या होता है आपका, एंगुलर मोमेंटम, ये नीचे एम है, ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम हो गया L/2m, ठीक है, ये हो गया L/2m। ये आपका आ गया डेल्टा ए इन डेल्टा टी, टाइम पीरियड में डेल्टा ए इन डेल्टा टी, ठीक है। सो यहाँ पे जो आएगा हमारा, सो आपका जो एरिया आएगा, बेसिकली एरिया जो आएगा दैट इज़ ये लेंथ एंड दिस लेंथ, ठीक है, ये लेंथ कितनी होगी v इंटू डेल्टा टी, ये हम मिस कर गए थे। सो एरिया जो होगा दिस लेंथ वेक्टर एंड दिस लेंथ वेक्टर, तो यहाँ पे ये लेंथ वेक्टर तो r है, और ये वाला लेंथ वेक्टर कितना हो जाएगा, क्रॉस v इंटू डेल्टा टी, दैट इज़ माई एरिया 1/2, ठीक है, ये मेरा एरिया आ गया। अब ये डेल्टा टी मैं नीचे ले गया, ठीक है, दैट इज़ डेल्टा ए, तो डेल्टा ए बाई डेल्टा टी हो गया मेरा यहाँ पे, ठीक है, दैट इज़ माई डेल्टा ए बाई डेल्टा टी 1/2 आर क्रॉस वी हो जाएगा, ठीक है। अब नाउ डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज़ कम आउट टू बी माई
यहाँ पे डेल्टा ए हो गया. सो नाउ डेल्टा टी मैं नीचे ले गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया मेरा 1/2 आर क्रॉस पी. ठीक है, मैंने ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, एम से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा जो वी क्रॉस एम बन गया, मेरा मोमेंटम बन गया. ठीक है, तो आर क्रॉस पी डिवाइडेड बाय एम. अब ये आर क्रॉस पी क्या होता है, मेरा एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, आर क्रॉस पी इज नथिंग बट माई एंगुलर मोमेंटम. तो मेरा डेल्टा ए बाय डेल्टा टी कितना आ गया, दैट इज नथिंग बट माई L/2m. और जो एंगुलर मोमेंटम है सेंट्रल फोर्स का मेरा क्या होता है, दैट इज कंजर्व्ड कांस्टेंट. जो मेरा सेंट्रल फोर्सेस होती हैं उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, एम कंजर्व है, तो माई डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इज कांस्टेंट. ठीक है, सो दैट इज़ द आउटकम ऑफ माई सेंट्रल फोर्स. ठीक है, जो हमने देखी थी यहाँ पे, तो लॉ ऑफ एरिया जो आता है दैट इज आउटकम ऑफ माई सेंट्रल फोर्स, दैट इज व्हाट वी हैव सीन इट हियर. ठीक है, राइट. सो इसके बेसिस पे आई विल सी वन क्वेश्चन. अब हमने ये देख लिया, वी हैव सीन वाई डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इज कांस्टेंट. So here it's been said that delta A by delta T is constant according to the last equation, and that is what our law of areas. So gravitational force is a central force. So this gravitational force also follows the our area law of area. ठीक है, so that's अब यहाँ पे एक ये देख लेते हैं कि जॉनस केपलर हैं. सो ही इज़ ऑल्सो ए फाउंडर ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जॉनस केपलर के जो हमारे तीन जो लॉस हैं वो तो हैं इंपॉर्टेंट. उसके अलावा जो सेकंड चीज़ थी, ही इज़ अ फाउंडर ऑफ आवर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड फर्स्ट टू डिस्क्राइब व्हाट हैपन्स टू द लाइट वंस इज एंटर द टेलीस्कोप. ठीक है, ये दोनों पॉइंट इट कैन बी यूजफुल फॉर योर नीट एग्जाम. तो दे कैन आस्क यू कि ही इज़ अ फाउंडर ऑफ आवर ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स एंड ही इज़ द फर्स्ट वन हु डिस्क्राइब what happens to the light after it enters in the telescope. ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं. यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, जो मेरी फिगर 8.1 है इसमें क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ द प्लैनेट इन द पेरिलियन इज वीपी एंड द सन एंड द डिस्टेंस इज आरपी. रिलेट टू द आरपी and VP to the corresponding quantities of aphelion RA and VA. Will the planet take equal time to transverse BAC and CPB? So यहाँ पे कह रहा है कि BAC ये जो एरिया इसने स्वेप्ट करेगा यहाँ से, दिस एरिया को स्वेप्ट करने में वेदर इट इज़ गोइंग टू टेक द सेम टाइम, दिस ये वाला एरिया स्वेप्ट करने में वेदर इट इज़ गोइंग टू टेक द सेम टाइम. और सेकंड थिंग इट इज़ आस्किंग वी हैव टू रिलेट द वेलोसिटीज़ एंड दिस आर हेयर. ठीक है, दिस इज़ माई आर पी और यहाँ पे ये दिस इज़ माई आर ए, दिस इज़ माई आर पी. सो वी हैव टू रिलेट दीज टू. तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इस वाले माई एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, सेंट्रल फोर्सेस हैं, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व. तो इस पॉइंट पे मैं एंगुलर मोमेंटम निकाल सकता हूँ. इस पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम, द बॉडी इज मूविंग लाइक दिस, सो आई कैन फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम विल बी एम इंटू आर ए इंटू वी ए. ठीक है, और सेम दैट इज इक्वल टू एम इंटू आर पी इंटू वी पी. ठीक है, ये कैंसिल हो गया. सो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि आर ए वी ए इज इक्वल टू आर पी वी पी. सो दैट मीन्स कि जितना मेरा दूर ये मेरा होगा आर ए, उतना ही मेरी छोटी वेलोसिटी होगी. तो मेरे यहाँ पे वेलोसिटी कम होगी. ठीक है, और ये मेरा छोटा है, माई आर पी इज स्मॉल, दिस डिस्टेंस इज स्मॉल, तो यहाँ पे मेरी जो वेलोसिटी होगी दैट वेलोसिटी इज़ हाई. ठीक है, सो आर ए इंटू वी पी जो प्रोडक्ट है आर पी इंटू वी पी इज सेम, इज इक्वल इन माई दिस प्लैनेटरी मोशन. ठीक है, तो यहाँ पे वही है कि इफ़ आर इज़ ग्रेटर देन आर पी, वी पी इज़ ग्रेटर देन वी ए. और दूसरा कह रहा है कि मेरे को ये एरिया में यहाँ से यहाँ तक जो बी से ए से सी तक गया मैं, ये एरिया में आई एम हैविंग द सेम टाइम इंटरवल इन ट्रांसफरिंग दिस एरिया. सो यहाँ पे क्या होता है मेरा डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इज कांस्टेंट होता है मेरा. ठीक है, यहाँ पे क्या है मेरा, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो दिस एरिया इज़ मोर, ये वाला एरिया मेरा ज़्यादा है ना, दिस एरिया इज़ मोर देन दिस एरिया, ये एरिया छोटा है. सो ऑब्वियसली जब ये एरिया मेरा ज़्यादा है तो डेल्टा ए इज़ मोर एंड डेल्टा t is constant. So that means this area is more, so that इनका रेशियो सेम रहेगा ना इन दोनों का. सो यहाँ पे जो एरिया इसने ये वाला स्वेप्ट किया, दिस एरिया, तो इसका हो गया डेल्टा A2 बाय डेल्टा T2. और यहाँ पे जो ये वाला एरिया हो गया, दिस इज़ माई डेल्टा A1 बाय डेल्टा T1. ये दोनों इक्वल हैं. तो यहाँ पे जब एरिया ज़्यादा है इसका तो ऑब्वियसली इसका टाइम भी ज़्यादा होगा. सो दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का इसने जो टाइम ट्रेवल किया है दैट डेल्टा टी इज़ मोर देन यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम ट्रेवल किया होगा. ठीक है, सो ये वाला टाइम ट्रेवल जो मेरा बड़ा वाला एरिया है, तो इसका मतलब इसने टाइम भी यहाँ पे ज़्यादा टाइम में ये वाला बड़ा एरिया इसने ट्रेवल किया होगा. ठीक है, सो यहाँ पे यही है मेरा आंसर में. So from the Kepler second law, equal area swept in equal time interval, so that means the planet will take longer time to transverse BAC than CPB. ठीक है, तो यहाँ पे BAC को इसने ज़्यादा टाइम दिया होगा बिकॉज एरिया इज बिग हेयर. अब हम आते हैं अपने जो मेजर है हमारा कि विद दिस 3 Kepler's laws Newton has come up to this
यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो इट स्टार्टेड फ्रॉम हेयर, इस तरीके से कि वी हैव सीन दिस के न्यूटन, देयर इज अ लेजेंड दैट ही हैज सीन द एप्पल फॉलिंग फ्रॉम द ट्री दैट इंस्पायर्ड हिम टू स्टडी द टू arrive at the universal law of gravitation that explain the terrestrial gravitation as well as the Kepler's laws, ठीक है। अब इसकी न्यूटन की रीजनिंग देखते हैं किस तरीके से स्टार्ट हुआ था। तो नाउ दिस इज़ माई अर्थ सर्फ, ये मेरा अर्थ सरफेस है, ठीक है, एंड दिस इज़ माई मून विच इज़ रिवॉल्विंग, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक अगर मैं देखूँ, दिस इज़ माई डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू मून, ठीक है, और ये मेरा अर्थ का रेडियस है, दिस इज़ माई RE, अर्थ का रेडियस, और यहाँ से और मैं यहाँ तक देखूँगा, दिस इज़ माई डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू मून विच वी कॉल इट RM, ठीक है। तो अब इसकी वेलोसिटी मेरी मून की V ले लो, ठीक है। नाउ यहाँ पे न्यूटन ने क्या किया ना, वेलोसिटी न्यूटन ने यहाँ पे निकाली मून की एक्सेलरेशन। तो मून की एक्सेलरेशन निकालने के लिए, बिकॉज ही हैज़ अज्यूम कि इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, तो इसकी एक्सेलरेशन निकाली, दैट इज़ नथिंग बट सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, वो निकाली AM, दैट इज़ इक्वल टू यहाँ पे दैट इज़ V² बाय जो इसका डिस्टेंस था दैट इज़ RM, ठीक है। RM ही नोज, RM की वैल्यू थी इसकी 3.84 इंटू 10 to the power 8, और जो वेलोसिटी थी, वेलोसिटी इज़ नथिंग बट जो टोटल 2 पाई इंटू RM, हाँ 2 पाई इंटू RM, और दैट इज़ टोटल कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, टोटल टाइम इसने कितना लिया, सो दैट इज़ गोइंग टू गिव योर वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 2 पाई इंटू RM, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो टाइम पीरियड इसको पूरा लगा, ठीक है। ही नोज द टाइम पीरियड ऑफ द मून, के मून कितने टाइम में रिवॉल्व होता है अराउंड द सन, दैट इज़ 27.3 days, ही नोज दैट 27.3 days। नाउ RM ऑल्सो ही नोज के डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू मून इट इज़ देयर 3.8 इंटू 10 to the power 3.8 इंटू 10 to the power -4, ठीक है। फ्रॉम हेयर ही गॉट दिस, V की वैल्यू डाल दी इसने, V की वैल्यू हमने निकाली थी 2 पाई R डिवाइडेड बाई T, ठीक है, 2 पाई R डिवाइड बाई T, तो यहाँ पे RM है, तो V² की वैल्यू डाल के नीचे RM से RM कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आ जाएगा मेरा 4 पाई R² RM बाई T²। अब यहाँ से इसने एक्सेलरेशन की वैल्यू डाली बाई पुटिंग द वैल्यू हेयर, T की वैल्यू इसने डाल दी, T इज़ नथिंग बट 27.3 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, ठीक है। इससे मेरी T की वैल्यू निकाल ली यहाँ पे नीचे, वी पुट द वैल्यू, और RM की वैल्यू डाल दी हमने, ये RM की वैल्यू 3.84 इंटू 10 to the power 8। तो इससे जो मेरा एक्सेलेरेशन का आंसर आया ना, यहाँ से एक्सेलेरेशन का आंसर आया दैट कम्स आउट टू बी 2.72 इंटू 10 to the power -3, और जो यहाँ पे आंसर था ऑन द सरफेस दैट इज़ 9.8, और यहाँ पे आंसर आ रहा है 2.72 इंटू 10 to the power -3, ठीक है। सो नाउ ही हैज़ कंक्लूडेड कि जो ग्रेविटी है इट इज़ बीन कीप ऑन रिड्यूसिंग, सो एक्सेलरेशन जो निकाली न्यूटन ने दैट इज़ कमिंग आउट टू बी मच स्मॉलर देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस विच इज़ 9.8, ठीक है। नाउ अराइज विच इज़ ड्यू टू द अर्थ्स ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। नाउ द नेक्स्ट थिंग ही हैज़ डन कि force due to the next he has concluded कि force due to Earth's gravity is keep on decreasing with the distance, because अब now he has to find out कि किस रेट से वो डिक्रीज कर रही है। अभी तो यहाँ से एक चीज़ पता लग गई हमारे को, कंक्लूड हो गई कि यहाँ पे मेरी अर्थ की ग्रेविटी थी 9.8, ठीक है, और यहाँ पे हो गई 2.72 इंटू 10 to the power -3। नाउ इट इज़ डिक्रीजिंग, और मेरे को ये डिस्टेंस पता है, ये कितना डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस पता है मेरे को, दैट डिस्टेंस इज 3.84 इंटू 10 to the power into 10 to the power 8। तो with the distance my gravity is decreasing। now he has to figure out के how much it is decreasing, ठीक है। now he has to figure out how much he is decreasing, so he has figure out के जो proportion है that is decrease का that is inversely proportional to the इनका रेडियस स्क्वायर, सो AM जो है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द RM², ठीक है। जो इसका जो इसका डिक्रीज इन माई ग्रेविटी है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द जो इसका रेडियस जो इसका डिस्टेंस है। सेम वे जो ग्रेविटी है ऑन द अर्थ सरफेस दैट इज़ डिक्रीजिंग, दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ माई अर्थ², ठीक है। नाउ विद दिस कंक्लूजन ही हैज़ सीन के जो मेरा RM होता है दैट रेडियस ऑफ माई जो मेरा डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द अर्थ टू मून इट इज़ नथिंग बट 60 टाइम्स ऑफ माई रेडियस ऑफ अर्थ होता है, ठीक है, रेडियस ऑफ माई अर्थ होता है। सो इफ़ वी अप्लाई दिस थिंग AM बाई G that is equal to RE divided by RE² divided by RE² divided by ये ऊपर चला जाएगा then by RM², ठीक है। now this R, so यहाँ पे जो मेरा RM है, so we find out this G divided by AM is RM² divided by RE², और जो मेरा RM है that is 60 times of RE, ठीक है, that is ये जो मेरा होता है that is 6.3
इंटू 10⁶ मीटर होता है, ठीक है, दिस RM दैट इज 60 टाइम्स ऑफ माई जो मेरा सॉरी दिस RE रेडियस ऑफ माई आर 6.3 इंटू 10⁶ होता है, और ये जो मेरा RM होता है हमने देखा था 3.84 इंटू 10⁸ होता है, दैट इज 60 टाइम्स ऑफ दिस, ठीक है, आप मल्टीप्लाई करेंगे इट विल कम्स आउट टू बी 60 टाइम ऑफ दिस। तो अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो RM कम्स आउट टू बी 60 टाइम्स ऑफ RE स्क्वायर डिवाइड बाय RE स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, मेरा G आ गया, दैट इज इसका स्क्वायर करेंगे 60 तो 3600 टाइम्स ऑफ माई AM, एंड विच इज़ द करेक्ट आंसर जो कि हमारा आया था 9.8 जो आया था, दैट इज़ नथिंग बट 3600 टाइम्स ऑफ माई जो हमने वैल्यू कैलकुलेट करी थी 2 पॉइंट, यहाँ पे जो वैल्यू कैलकुलेट करी थी ना हमने ये वाली वैल्यू, सो दिस वैल्यू दिस माई G कम्स आउट टू बी 3600 टाइम्स ऑफ 2.72 into 10⁻³ so that comes out to be exactly right. So with this conclusion, with this observation, जो भी observation हुई थी और with this calculation he has figured it out कि जो मेरा acceleration जो gravity है that is decreasing with an inversely proportional to r square, ठीक है, with this conclusion because he knows कि जो earth surface पे gravity थी 9.8, ठीक है, then he knows कि जो मेरी moon पे gravity है he has calculated that is 2.72 into 2.72, so अर्थ की जो ग्रेविटी है इज कैलकुलेटेड 9.8, ठीक है, सेम वे ही इज कैलकुलेटेड द ग्रेविटी ऑन माई मून पे जो ग्रेविटी निकाली थी दैट ही इज कैलकुलेटेड 2.72 इंटू 10⁻³ नाउ ही हैज़ फिगर्ड आउट के ही हैज़ सीन के जो ग्रेविटी है दैट इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ठीक है, बिकॉज ही नोज के अर्थ से मून का डिस्टेंस कितना है और जो अर्थ से ये वाला डिस्टेंस कितना है, विद दिस ही हैज़ कंक्लूडेड कि जो मेरा ग्रेविटी है दैट इज डिक्रीजिंग एट अ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ठीक है, एंड विद दिस ऑब्जर्वेशन न्यूटन प्रपोज द न्यूटन्स universal law of gravitation which is said that everybody, so this is the on the gravity, ठीक है, because earth and the other object has been used, so this is with the gravity. With this he has further generalized this gravity, and he has come up with the universal law of gravitation which says everybody in the universe is been everybody in the universe attract each other with a force, ठीक है, with a force that is directly proportional to m product of their masses m1 m2 and their that is inversely proportional to square of the distance, ठीक है, ये square of the distance हमने इसमें देख लिया किस तरीके से हुआ, and this is what he has concluded from the observation, ठीक है, ये directly किसी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन से प्रूव नहीं हुआ है, इट इज़ फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट इज बीन बिल्ड अप फॉर द लास्ट सो मेनी ईयर्स, ऑन दैट बेसिस न्यूटन केम अप विद दिस फॉर्मुलेशन, ठीक है, तो फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट it is directly proportional to their masses and inversely proportional to the distance between them, ठीक है, so that is what the quote from the Principia that he has written it down, so that is mathematically we can write it down, that is mod of f, it is nothing but G m1 m2 divided by r square, ठीक है, so that is what my universal law of gravitation, right. अब यहाँ पे जो मेरा G होता है we will see it in the next lecture in detail, but this G is the force which is there between the masses which are 1 kg के दो masses और if they are separated by 1 meter distance, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो मेरी force होती है that is what my G, ठीक है, we'll see it in the next lecture how to find out this G and what are the values of G, and it is a universal constant because the both masses 1 kg के हैं, ठीक है, 1 kg के मासेस और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 1 मीटर, जो ये अब जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं दैट इज़ व्हाट इज़ माय G, ठीक है। अब एक बार डायरेक्शन देख लेते हैं इन द वेक्टर फॉर्म हाउ वी कैन राइट इट, सो इफ दिस इज माय m1 m2, ठीक है, दिस माय m1 एंड m2, सो जो फोर्स होगी ऑन m2 पे दैट इज़ इन दिस डायरेक्शन, f on 2/1 इट इज़ इन दिस डायरेक्शन, एंड इफ this is my center and this is my r, अगर ये मेरा इस डायरेक्शन में this is my r, ठीक है, तो I can write it on force on 2/1, ठीक है, force on 2 this वाले ऑब्जेक्ट पे by this object that is equal to G m1 m2 divided by r square into r vector, ठीक है, माइनस आर वेक्टर बिकॉज माई आर वेक्टर इज़ इन दिस डायरेक्शन एंड माई फोर्स इज़ इन दिस डायरेक्शन, तो माइनस आर वेक्टर आ जाएगी। अगर मैं इस पे फोर्स देखूंगा, इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी, बाय दिस m2 इस पे इस डायरेक्शन में होगी, तो जो इस पे फोर्स आएगी F1/2 इट इज़ नथिंग बट G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे जो मेरा आएगा आर वेक्टर, ठीक है, आर वेक्टर आ जाएगा यहाँ पे माइनस आर क्यों आएगा, बिकॉज आपकी डायरेक्शन ये है जो फोर्स की है और आपका जो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन ये है, तो इसलिए माइनस आर हो गया, ठीक है, यहाँ पे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ माय यूनिट वेक्टर है, ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं, ये थोड़ा कम सी हो गया, तो दिस माय
M1 M2 एंड दिस इज़ माई यूनिट वेक्टर, ये मेरा R यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो अब मैं फोर्स निकालूंगा ऑन मास 1/2, ठीक है, दैट इज दिस डायरेक्शन में फोर्स होगी। सो अब इट इज़ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ माई यूनिट वेक्टर, सो आई कैन राइट इट डाउन G M1 M2 डिवाइडेड बाई R² R, ठीक है, मैं यूनिट वेक्टर। अब इस यूनिट वेक्टर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज़ नथिंग बट योर R डिवाइडेड बाई मॉड R, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो G M1 M2 डिवाइड बाई R² R³, ठीक है, इंटू R वेक्टर, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो। सेम वे इक्वल एंड अपोजिट आप न्यूटन थर्ड लॉ से देख लो, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो जाएगी F21 इज नथिंग बट दिस माइनस, और अगर आप यहाँ से देखो इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में, और यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो मेरी जो फोर्स आएगी दैट फोर्स इज नथिंग बट G211 M1 M2 डिवाइड बाई R² और यहाँ पे माइनस टाइम्स ऑफ यूनिट वेक्टर, ठीक है, बिकॉज अपोजिट ऑफ माई यूनिट वेक्टर है फोर्स, ठीक है। सो हेयर वी हैव एक्सप्लेन द here we have explained it। हम देखते हैं वी आर गोइंग टू सी कि वी हैव सीन इट हेयर कि हमारा जो यूनिवर्सल लॉ था दैट इज़ देयर फॉर द पॉइंट मासेस, बट नॉर्मली पॉइंट मासेस नहीं होते, दीज आर द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। सो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होते हैं, तो मेरे को एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का निकालना है, तो मेरे को ये इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज़ नथिंग बट इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ मासेस, सो मेनी स्मॉल नंबर ऑफ मासेस, ठीक है। तो मेरे को हर मास का इसके ऊपर मेरे को निकालना पड़ेगा कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है, हर मास का इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स, हर मास का इसके ग्रेविटेशनल फोर्स, और उन सब का वेक्टर सम जो लेना पड़ेगा, दैट इज़ हाउ वी कैन कैलकुलेट द दिस इज वॉज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, एंड दैट इज़ हाउ वी कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन विद आवर एक्सटेंडेड मासेस, ठीक है। सो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखते हैं फ्रॉम हेयर, ठीक है। सो केयरफुल, सो और जितना भी हमारा ये हमने स्टडी किया है दैट इज़ फॉर द पॉइंट मासेस, ठीक है, पॉइंट मासेस, वेयर एज वी डील विद द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। सो इफ़ वी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ पॉइंट मासेस, ठीक है, द फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ दिस मासेस इज नथिंग बट द वेक्टर सम, ये सारे मासेस का वेक्टर सम ऑन दैट ऑब्जेक्ट दैट वी आर गोइंग टू टेक, ठीक है। अगर मेरे को आप यहाँ पे इसके ऊपर ये मेरा M1 है, आई हैव टू फाइंड आउट द फोर्स ऑन M1 बिकॉज ऑफ दिस M2 M3 एंड M4 की वजह से इसके ऊपर मेरे को फोर्स निकालनी है, तो इसकी फोर्स इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। अब इसके ऊपर फोर्स निकालते हैं हम M1 की बिकॉज ऑफ दिस इज माई 2 बिकॉज ऑफ 2, ठीक है, F1 2 दैट इज इक्वल टू, सो ये मेरा डायरेक्शन है R12, R1 से 2 जा रहा है R12, ठीक है। तो मैं इस पर फोर्स निकालूंगा G M1 M2 डिवाइडेड बाई R² और यहाँ पे आ जाएगा R12 मेरा डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है। सेम वे मैं इस डायरेक्शन में देखूंगा, तो हेयर ऑल्सो दिस इज R1 वेक्टर, दिस में R2 वेक्टर, ठीक है। सो यहाँ पे जो ये वाला वेक्टर आ जाएगा इन दिस डायरेक्शन, इट इज़ नथिंग बट R2 माइनस R1, ठीक है। सो ये मेरी डायरेक्शन आ गई R2 माइनस R1। अब इसका मेरे को निकालना है, सो इसके यूनिट वेक्टर ले लो, इसके आपके पास डायरेक्शन आ जाएगी, सो वी कैन राइट इट R21, ठीक है। दिस इज योर यूनिट वेक्टर विच इज़ गिविंग यू दिस डायरेक्शन, ठीक है, दिस विच इज़ गिविंग यू दिस डायरेक्शन, एंड इन दिस डायरेक्शन में ही आपकी फोर्स है, तो यू कैन राइट डाउन फोर्स बाय 4 on 1, यू कैन राइट इट डाउन G M1 M2 डिवाइडेड बाय R ये 4 है ना, 4/1 का होल R41 स्क्वायर, और डायरेक्शन हो जाएगी आपकी R41 की डायरेक्शन में, ठीक है। सो दिस इज़ योर R4, ये आपका पॉइंट है R4, ये आपका पॉइंट है R1, ये पॉइंट है R2 और ये पॉइंट है R3, ठीक है। सो अब इसकी डायरेक्शन अगर मेरे को इस डायरेक्शन में लेनी है तो दिस इज़ R4 माइनस R1, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन में लिख सकता हूँ R41, ठीक है, इस तरीके से। तो इसी डायरेक्शन में मेरी फोर्स लग रही है तो मेरा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अगर मेरे को इस पे फोर्स निकालनी है बिकॉज ऑफ दिस M1 निकालनी है, तो इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, तो मेरा यूनिट वेक्टर माइनस हो जाएगा, माइनस R41 हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरे को ये वाली फोर्स निकालनी है M4 पे बिकॉज ऑफ M1, ठीक है। अब हमने टोटल फोर्स निकाली है M1 पे फोर्स आएगी इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इन तीनों की वजह से। अब इसकी वजह से जो फोर्स है मेरी बिकॉज ऑफ ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, ठीक है, इसकी वजह से जो फोर्स आएगी इन दिस डायरेक्शन, तो R21 वेक्टर, R21 मेरा डायरेक्शन में R21 स्क्वायर, ठीक है। सेम वे इस डायरेक्शन में जो आएगी दिस इज़ माई डायरेक्शन ऑफ माई R, तो ये वाली डायरेक्शन है मेरी R21, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टेकन, सॉरी R31, ये है मेरी R31, 3 है ना ये 3, तो R31 ये मेरी डायरेक्शन हो गई, ये मेरी 4 हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से होगी ये, ठीक है। यहाँ पे ये दिखाया नहीं गया, सो ये आपका जो होगा दिस इज़ योर
R1, दिस इज़ योर R4, ठीक है। अब आपको ये वाली डायरेक्शन जो चाहिए, ये डायरेक्शन कैसे आएगी आपकी, दिस इज़ नथिंग बट R4 माइनस R1, ठीक है। ये आपकी डायरेक्शन आ गया, ये यूनिट वेक्टर है तो R4 माइनस R1 ले लिया आपने। सो ये आपकी डायरेक्शन आ जाएगी ये वाली, ठीक है। सेम वे आपको ये वाली डायरेक्शन चाहिए, सो दिस इज़ योर यूनिट वेक्टर R3। सो आपको ये वाली डायरेक्शन चाहिए, तो ये इस डायरेक्शन आपकी कैसे आएगी, R31, ठीक है। दैट इज़ R3 माइनस R1, ठीक है, इस तरीके से, राइट। अब इसके बेसिस पे विल सी वन क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मेरे 3 मासेस हैं, 3 इक्वल मासेस ऑफ M, each of them are fixed at the vertices of my equilateral triangle. What is the force on my 2m mass which is placed on the centroid, ठीक है। ये मेरे 3 मासेस हैं, 1 2 3, मैंने सेंट्रॉइड पे एक मास रखा हुआ है। आई हैव टू फाइंड आउट द फोर्स एक्टिंग ऑन द सेंट्रॉइड वाले पे। तो ये आप सिमेट्री से देख सकते हो, जो इसके ऊपर यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, और ये सारे डिस्टेंसेस सेम है। तो अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूँ, इसकी एक इस डायरेक्शन में आएगी, एक इस डायरेक्शन में, सेम वे इस डायरेक्शन में आएगी, इस डायरेक्शन में। तो मेरी जो फोर्सेस हैं ये सारी दिस फोर्सेस आर बिकॉज इट इज़ एट द सेंटर, सेंट्रॉइड पे है। बाय द सिमेट्री आई कैन से इस पे जो नेट फोर्स आएगी दैट कम्स आउट टू बी 0, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करके भी देखेंगे, बाय मैं विल डू द कैलकुलेशन ऑल्सो, बट बाय द सिमेट्री वी कैन एज्यूम इट विल बी 0। सेकेंड हम देखेंगे कि अगर मेरा मास है यहाँ पे, पहले केस में मेरे तीनों m मासेस हैं यहाँ पे, m m m, और यहाँ पे मेरा सेंट्रॉइड पे मेरा 2m है, ठीक है। तो इनकी पहले फोर्सेस निकालेंगे, ठीक है। सेकंड हम निकालेंगे, अगर मेरा ये जो मास है इसको मैंने सेकंड केस में इसको मैंने 2m कर दिया, तब मेरा फोर्स क्या होगी, ठीक है। इन द सेकंड केस इट विल नॉट बी, माय फोर्स विल नॉट बी 0 ऑन दिस 2m बिकॉज नाउ द मास इज़ नॉट इक्वल, ठीक है। नाउ द सिमेट्री इज़ नॉट देयर, सो दैट्स वाई वी कैन नॉट राइट इट, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो ये मेरे को दे रखा है, दीज 3 आर सेम, ये तीनों 1 दे रखी हैं। सो here it has been mentioned, so take AG, BG and CG as 1, ठीक है। तो मैंने इन तीनों को 1 1 1 ले लिया, ठीक है। now we'll find out the force on G because of A, ठीक है। force on G because of A, so we'll take x y z direction, ठीक है। मैंने x y z, ठीक है। तो ये वाली फोर्स इज इन J डायरेक्शन, ठीक है, J डायरेक्शन में आ गई। और ये फोर्स कितनी होगी, G इंटू 2m इंटू m डिवाइडेड बाई 1, ये मेरा 1 है, इंटू J डायरेक्शन, ठीक है। J डायरेक्शन में आ गई, मैंने लिख दिया। अब G ये वाली डायरेक्शन में डालनी है मेरे को, ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी मेरी, सो दिस इज़ माई, दिस डायरेक्शन आई कैन राइट इट डाउन, ये हो जाएगी माइनस, दिस इज़ माई थीटा माइनस कॉस थीटा आई माइनस साइन थीटा, साइन 30 डिग्री डाल दो यहाँ पे, साइन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री J। तो ये आपकी ये डायरेक्शन आ गई, ठीक है। दिस इज़ योर डायरेक्शन, ठीक है। अब नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द मैग्नीट्यूड जो आपका कितना है इस वाली फोर्स का, G इंटू m, 2m इंटू m डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। ये आपकी फोर्स आ गई ये वाली, ठीक है, दिस फोर्स, ठीक है। और आपने यहाँ पे इसका डायरेक्शन लिख दी। डायरेक्शन किस तरीके से लिखी आपने, दिस डायरेक्शन इज़ नथिंग बट, आपने इसको कंपोनेंट में ब्रेक डाउन कर लिया। तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा इसका, कॉस 30 डिग्री आई माइनस में, बिकॉज दिस साइड इज x ना, ये x है, तो माइनस ये वाला जो आएगा कंपोनेंट माइनस साइन 30 डिग्री J, ठीक है। ये वाली आपकी आ गई, माइनस ये डायरेक्शन आ गई, इनटू आपने मैग्नीट्यूड डाल दिया। सेम वे आप इसका करेंगे, इस वाले की डायरेक्शन कितनी होगी, इसको भी इस तरीके से ब्रेक डाउन कर लो। तो यहाँ पे आ जाएगी cos 30 I माइनस साइन 30 J, ठीक है। यहाँ पे भी आपकी डायरेक्शन आ गई है, और मैग्नीट्यूड कितना आ गया, G इंटू 2m इंटू m डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। तो ये तीनों आपकी फोर्सेस आ गई। नाउ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाया आपने तीनों को वेक्टरली ऐड किया, ठीक है। यू ऐड देम वेक्टरली, वंस यू ऐड देम यू विल सी के ऑल दिस फोर्सेस विल बी कैंसल, ठीक है। यहाँ पे क्या है, GM²J, और यहाँ पे देखोगे आप, इफ़ यू सॉल्व दिस विल बी योर, यहाँ पे इसको किया, ये मेरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2GM इंटू 2m बाई 1 इंटू माइनस 2J साइन 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और साइन 30 डिग्री इज़ नथिंग बट 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो गए, और दिस इज़ नथिंग बट माइनस ये है, और आपका ये प्लस है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया, अगर जब मैं तीनों को ऐड करूँगा तो ये वाली टर्म मेरी कैंसिल हो जाएगी। ये दोनों टर्म कितनी हो जाएंगी मेरी, यहाँ पे हो जाएगा मेरा GM इंटू 2m
डिवाइडेड बाय 1, और ये दोनों कितनी में लग जाएंगे 2 टाइम्स ऑफ माई, और माइनस आ जाएगा साइन, बिकॉज ये माइनस साइन है ना, -2 टाइम्स ऑफ साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री को मैंने क्या लिख दिया 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल, मेरा फाइनल आ गया, इन दोनों का समेशन आ गया माइनस जी एम इंटू 2m/1, ठीक है, एंड दैट इज़ इन जे डायरेक्शन, ठीक है, दैट इज़ इन जे डायरेक्शन। और ऊपर वाली भी मेरी क्या है +2m इंटू जे डायरेक्शन, ये दोनों मेरी कैंसिल हो जाएंगी, तो मेरी नेट फोर्स आएगी यहाँ पे 0 आ जाएगी, ठीक है, नेट फोर्स कम्स आउट टू बी 0। एंड यहाँ पे इन्होंने वैल्यू डायरेक्टली डाल के भी कर लिया, बट हम लोगों ने वी हैव सॉल्व इट डिफरेंटली। तो यहाँ पे वी हैव सीन कि सिमेट्री से भी वी हैव गॉट द रिजल्टेंट फोर्स विल कम आउट टू बी 0। सिमेट्री से भी देखेंगे तो ये वाली मेरी फोर्स आ जाएगी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे विद द सिमेट्री ऑल्सो विल सी के विल गेट, ये इसका जो कंपोनेंट इधर आएगा, एक इधर आएगा, सेम वे इसका जो कंपोनेंट इधर आएगा और एक इधर आएगा, तो ये दोनों कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल हैं, और ये वाले कंपोनेंट जो ऐड अप होंगे दैट विल बी इक्वल टू दिस कंपोनेंट, जो कि कैंसिल हो जाएगा, तो मेरी नेट फोर्स जो आएगी यहाँ पे 0 आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, अब हम वी आर गोइंग टू चेंज इट टू 2m, ठीक है, इसको 2m चेंज कर दिया। तो 2m चेंज करने के बाद भी हम लोग सेम फॉलो करेंगे, विल नॉट इस पे यहाँ पे फोर्स निकालेंगे इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, तो मेरी ये वाली फोर्स में चेंज आ जाएगा बस यहाँ पे, ये दोनों फोर्स तो मेरी अभी भी सेम रहेगी, ठीक है, तो ये वाली फोर्स में मेरा चेंज आ जाएगा। इस वाली फोर्स में क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे भी 2m हो गया, तो ये हो जाएगा मेरा 4m इंटू जी इंटू 4m डिवाइडेड बाई 1, और यहाँ पे मेरे j हो जाएगा, ठीक है, बस मेरी ये वाली फोर्स में चेंज आ जाएगा, बाकी ऑल माई फोर्सेस विल बी सेम, ठीक है। फिर उसको हम वेक्टरली ऐड कर देंगे एंड यू विल गेट दिस आंसर, रिजल्टेंट आपका ये आ जाएगा, ठीक है। राइट, सो पहले आपका इस डायरेक्शन में कितनी आ रही थी आपकी 2m, और इस डायरेक्शन में भी आपकी 2m², इस डायरेक्शन में भी आपकी आती थी gm², 2gm², और इधर भी आती थी आपकी 2gm², तो ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगी। अब सेकेंड टाइम में क्या आएगी आपकी 4gm² हो जाएगी यहाँ पे, बिकॉज मेरा 1 है ना ये नीचे, और यहाँ पे भी मेरी आ जाएगी, ये दोनों तो मेरी कैंसिल हो जाएंगी इस डायरेक्शन वाली, तो यहाँ पे कितनी आएगी, इसका इस डायरेक्शन में सम, और इस वाले का इस डायरेक्शन में सम भी आ जाएगी 2gm²/1। अब इन दोनों का जो माइनस आएगा इज इन दिस डायरेक्शन, जे डायरेक्शन में आएगी 2gm²/1, और जे डायरेक्शन में मेरा आंसर आ जाएगा, सो दिस माई आंसर, ठीक है। नाउ फॉर द, अब क्या देखा, फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द एक्सटेंडेड, तो यहाँ पे हमारे को दिस इज़ व्हाट वी कॉल कि अगर मेरा कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, सो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए दिस फॉर्मूला इज़ नॉट डायरेक्टली एप्लीकेबल बिकॉज दिस फॉर्मूला इज़ फॉर द पॉइंट मासेस। व्हाट वी कैन डू, हम लोग इस वाले ऑब्जेक्ट में विल टेक अ स्मॉल मास dm, और उस dm की वजह से वी आर गोइंग टू फाइंड इट आउट एंड देन इंटीग्रेट इट, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे उसी तरीके से, और इंटीग्रेशन क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन। तो अभी हमने क्या किया, जिस तरीके से यहाँ पे वेक्टर एडिशन करके ये तीनों ऑब्जेक्ट का इस पे वेक्टर एडिशन करके फोर्स निकाला था ना, इसका और इसका, इन तीनों का फोर्स इस वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर वेक्टर एडिशन करके किया था, सेम वे हम सेम प्रिंसिपल एक्सटेंडेड बॉडीज़ पे भी लगाएंगे। ये मेरा पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये मेरा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर हम स्मॉल dm लेंगे, फोर्स निकालेंगे इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर स्मॉल dm लेके फोर्स निकालेंगे एंड वी विल इंटीग्रेट दिस dm, ठीक है, फॉर द होल मास, ठीक है, एंड विल डू अ वेक्टर एडिशन ऑफ दैट, ठीक है। तो इसके अंदर विल हैव टू अप्लाई द कैलकुलस, हम आगे आने वाले सेशन में विल सी द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टू दिस, ठीक है, एक्सटेंडेड मासेस की वजह से व्हाट इज़ आवर ग्रेविटेशनल फोर्स, वी आर गोइंग टू सी दैट। But in that, before that, Newton has given two basically with qualitatively, if we will see this, we are not going to prove it right now, mathematical framework नहीं देखेंगे इसका, we just see it qualitatively। two shell theorem दी थी कि अगर मेरी एक यहाँ पे shell है, this is my hollow spherical shell है, uniform density, ठीक है, if it's situated अवे फ्रॉम द मास, ठीक है, पॉइंट मास के ऊपर है, तो इस जो भी मेरी शेल है इसका जो फोर्स आएगा इस वाले पॉइंट मास के ऊपर जो फोर्स आएगा, एज एफ कि सारी शेल का जो मेरा मास है सेंटर पे कंसंट्रेट कर गया, जो वो सेंटर पे कंसंट्रेट करके जो उस पर फोर्स लगाएगा, लाइक दैट, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये मेरी शेल है, इस शेल की वजह से इस पॉइंट के ऊपर जो मास आएगा, जो मैंने बाहर रखी है, और ये यूनिफॉर्म शेल है, ठीक है, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट मेरा बी है और ये मेरी शेल है, इसका सेंटर ए है। तो फॉर इंस्टेंस अगर ये जो मेरी शेल है ए, इसको अब इसका जो मेरा बी के ऊपर मेरा जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, मैं अगर ये वाला पॉइंट लूँ, ये वाला पॉइंट लूँ, इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स कितना आएगा, इस डायरेक्शन में, सेम वे इसका इधर का आएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, बी के ऊपर। इसके वर्टिकल कंपोनेंट जो होंगे मेरे कैंसिल हो जाएंगे, एट इक्वल डिस्टेंस है, ये वर्टिकल डिस्टेंस कैंसिल हो गए, ये मेरा फोर्स मेरा सिंपल इस डायरेक्शन में आएगा। तो सेम वे मेरे जितने भी अगर मैं दो ऐसे पेयर ले लूँ तो सबकी फोर्स मेरी इसी डायरेक्शन में आ जाएगी, और
इन सारे ऑब्जेक्ट्स की वजह से जो मेरा इस वाले पॉइंट के ऊपर जो वर्टिकल इस डायरेक्शन में जो फोर्सेस होंगी सारी कैंसिल हो जाएंगी और जो फोर्स आएगी मेरी नेट हमेशा इस डायरेक्शन में रह जाएगी, ठीक है। तो न्यूटन ने बोला था कि इसको वी कैन से इट इज़ अ शेल थ्योरम लाइक दैट, कि मैं इस शेल को आई कैन से इट कि इट इज़ कंसंट्रेटेड एट अ सेंटर, ठीक है, एज ए पॉइंट मास, ठीक है। आई कैन पुट इट एज अ सेंटर एज अ पॉइंट मास, और जो पॉइंट मास इस बी के ऊपर पॉइंट मास के ऊपर फोर्स लगाएगा दैट इज सेम एज माई शेल, ठीक है। सो ही हैज़ एक्सटेंडेड द आइडिया ऑन टू द एक्सटेंडेड मास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द हॉलो स्फेरिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी एंड द पॉइंट मास सिचुएटेड आउटसाइड point, so uniform density and the point mass situated outside, the entire mass of the shell is been concentrated at this point, ठीक है। so as if के इसकी वजह से जो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा इस पूरे शेल की वजह से, एज इफ के ये जो मेरा शेल है आई हैव बीन कंसंट्रेटेड एट दिस पॉइंट, और इस पॉइंट मास की वजह से जो इस पर फोर्स आएगा दैट इज ऑलमोस्ट दैट इज सेम, ठीक है। सो क्वालिटेटिवली वी कैन अंडरस्टूड दिस दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स कॉज्ड बाय द वेरियस रीजन्स ऑफ द शेल हैव द कंपोनेंट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, ठीक है। ये हमने देखा था कि इसकी वजह से जो फोर्स आएगी इस पर इस डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। इसकी वजह से फोर्स आएगी इस डायरेक्शन में, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट मेरे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही कह रहा है कि the shell have the components along the line joining the point of the point mass to the center as well as along the direction perpendicular to this line. So यहाँ पे कह रहा है the gravitational forces caused by the various region of the shell have the components along the line joining the point mass as well as along, हाँ यहाँ पे कह रहा है कि इसका जो कंपोनेंट होंगे, ये इसका अगर मैं मास देखूँ तो इसका कंपोनेंट किस डायरेक्शन में होंगे, इसके जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा एक तो परपेंडिकुलर होगा एक अलॉन्ग होगा। अब जो परपेंडिकुलर वाले का आएगा वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। इफ़ द कंपोनेंट द परपेंडिकुलर टू द लाइन कैंसिल आउट व्हेन वी सम अप ऑल द रीजन, जब हम सारे पॉइंट्स को अगर मैं ऐड अप कर दूंगा, ऑल दिस मासेस को अगर मैं ऐड अप कर दूंगा, तो ये जो मेरे परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट होंगे सारे कैंसिल हो जाएंगे और मेरे सारे कंपोनेंट बस ये हॉरिजॉन्टल वाले बचेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट इज द शेल लीविंग ओनली द रिजल्टेंट फोर्स अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द point mass to the center, ठीक है। so that is qualitatively that is what we call the shell theorem। और second इसने shell theorem दी थी कि if the shell is there और if I am having the mass inside, ठीक है, if I am having the mass inside, point mass inside, तो इसकी वजह से जो gravitational force आएगा that will be zero, ठीक है। on this mass the gravitational force will be zero, ठीक है। ये because if you see कि अगर कोई भी मैं point mass देखूंगा, अगर ये पॉइंट मास है मेरा, ठीक है, इसके इक्वल एंड अपोजिट इधर कोई पॉइंट, एक यहाँ पे जो पॉइंट मास होगा दैट इज गोइंग टू, सो the force of attraction due to the hollow spherical shell of a uniform density on a point mass situated inside is zero, ठीक है। तो इसकी वजह से अब हम देखेंगे कि जितना भी मेरी फोर्सेस होंगी इधर की डायरेक्शन में, दैट फोर्सेस विल बी इक्वेटेड, हर डायरेक्शन में जो मेरा मास होगा इट इज़ गोइंग टू अट्रैक्ट दिस मास, ठीक है, हर डायरेक्शन में, ठीक है। हर डायरेक्शन में देखेंगे हम लोग सिमेट्रिकली वी कैन प्रूव कि ये वाला जो पॉइंट होगा, वी आर नॉट डूइंग इट मैथमेटिकली बट क्वालिटेटिवली हेयर ऑल्सो इज बीन सेइंग कि वेरियस रीजन ऑफ द स्फेरिकल चेन अट्रैक्ट द पॉइंट मास इनसाइड द वेरियस डायरेक्शन, ऑल दिस फोर्सेस कैंसिल आउट कंप्लीटली, ठीक है। सो क्वालिटेटिवली ही इज सेइंग टू थिंग्स कि ये अगर मेरी शेल है और आउटसाइड है तो इसका जो मेरा फोर्स आएगा विल बी इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट मेरे जीरो हो जाएंगे, ठीक है। और एज इफ कि ये पूरी की पूरी शेल है मेरी, एक पॉइंट मास की तरह मैं ट्रीट कर रहा हूँ इसको। सेकंड क्या कह रहा है मेरा शेल थ्योरम, कि मेरी जो शेल है अगर कोई पॉइंट मास मेरा इनसाइड है तो मेरा पॉइंट इस शेल की वजह से जो मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स आएगी ऑन दिस पॉइंट मास बी विल बी जीरो, ठीक है। बट इट इज दिस शेल इज नॉट गोइंग टू प्रोवाइड एनी शील्डिंग इफेक्ट, नो शील्डिंग इफेक्ट इज देयर, नो शील्डिंग इफेक्ट इज देयर, बिकॉज कोई भी पॉइंट मेरा आउटसाइड होगा, सो दैट इस पॉइंट, सपोज ये मेरा पॉइंट आउटसाइड है, इसका मास m2 है, तो इस मास की वजह से इसके ऊपर जो मेरी ग्रेविटेशनल फोर्स आएगी दैट फोर्स विल बी देयर। ये जो मेरा ये है दैट इज़ नॉट गोइंग टू गिव एनी शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, कोई ऐसा शील्डिंग इफेक्ट नहीं होगा इसका। बट क्या होगा मेरा कि इसके ऊपर इस शेल की वजह से इस पॉइंट के ऊपर जो मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा दैट विल बी जीरो। बट अगर कोई मेरा पॉइंट आउटसाइड है तो ये जो मेरा शेल है इट इज़ नॉट गोइंग टू शील्ड इट, ठीक है, कोई शील्डिंग इफेक्ट नहीं होगा मेरा, राइट। सो यही था, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से वी आर गोइंग टू रिज्यूम इट इन द नेक्स्ट क्लास। आज के लिए दिस वाज आवर पार्ट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल मीट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में विल कवर अप, अब हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देखेंगे एंड वी आर गोइंग टू सी सम ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटी वगैरह के बारे में वी आर गोइंग टू स्टडी, ठीक है। सो आज हमने लेक्चर में देखा था वी हैव स्टडीड, we want to reach to this point कि why things are fall. The answer for this is gravitational law which has been universally applied. We have seen its vector form and we have seen the shell theorem. अब यहाँ तक पहुँचने के लिए we have done a journey from our motion of planet
ठीक है. We have done a journey from our motion of planet which started around 2000 years back by Ptolemy and Aristotle, which has given the geocentric model and the circular orbits. ठीक है. फिर आर्यभट्टा has refined it without any prior knowledge के Ptolemy और Aristotle ने क्या दिया था, but he himself with his experiments and observation said के the model is heliocentric, which means के the sun is at the center of our and the planets has been revolving around it. ठीक है. The same model is now been followed now also, but later on after 1000 years after the Aryabhatta when he is given, the Copernicus has also concluded that the model is heliocentric but the orbits are circular. ठीक है. Then the Tycho Brahe has seen तो कोपर्निकस और गैलीलियो वर ऑन द सेम पेज के दोनों ने सेम ही कहा था हेलियोसेंट्रिक है. ठीक है. बट टाइको ब्राहे हैज़ डन सम ऑब्जर्वेशन, हैज़ रिटन ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन. तो उसका जो स्टूडेंट था, असिस्टेंट था, उसने केपलर ने ही स्टडीड ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ टाइको ब्राहे एंड गिवन द 3 लॉस. ठीक है. जो ऑर्बिट्स हैं दीज आर एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, एरियल लॉ दिया और तीसरा टाइम पीरियड लॉ दिया मेरा. ठीक है. जो एरियल लॉ है दैट इज लिंक्ड विद द सेंट्रल फोर्स, हमने डिराइव किया फ्रॉम द सेंट्रल फोर्स, जहाँ पे सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन देखी एंड व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ आवर सेंट्रल फोर्स की वजह से जो मेरा टॉर्क होता है 0 हो जाता है, मोमेंटम कंजर्व रहती है, जिसकी वजह से मेरी एरियल वेलोसिटी इज माई कांस्टेंट. ठीक है. फिर विद दीज लॉस न्यूटन हैज़ स्टडीड द कैपलर्स लॉस एंड द ऑब्जर्वेशन बाय द टाइको ब्राहे. फिर वो सारा यूज़ करते हुए द न्यूटन हैज़ फिगर आउट के मून के ऊपर अर्थ की ग्रेविटी निकाली एंड ही हैज सीन द ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस. और देखा दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंस है. एक मेरा 9.8 है, दूसरा मेरा 2.4 इंटू 10⁻³ अब काफ़ी डिफरेंस आ रहा है. तो देन ही हैज़ कंक्लूडेड ही नोज द डिफरेंस बिटवीन अर्थ एंड मून. तो इन दोनों के बीच में ये सीन के द ग्रेविटी इज़ बीन रिड्यूसिंग एट अ रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r². ठीक है. सो विद दिस ही हैज़ कंक्लूडेड आउट द वाई द थिंग्स फॉल एंड ही हैज़ कंक्लूडेड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है. सो ठीक है फिर, ऑल राइट, थैंक यू.